देखिए पहली खबर जो कह रही है, ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेरी रेस की है। किस लिए रेस की है? ट्रिब्यूनल रिफॉर्म का जो बिल है उसके लिए। तो अपने आप में बड़ा शब्द है, हम इसको आसानी से समझते हैं। देखिए इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में जिक्र है। देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में के नीचे हम देखते हैं कि जिला कोर्ट होते हैं, और जिले कोर्ट में भी दो बंटवारे हैं। एक जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, जहां पे आप क्राइम करेंगे, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, तो वहां पे क्रिमिनल कोर्ट को ही सेशन कोर्ट भी कहते हैं। इस तरह के कोर्ट मिलेंगे जिले में, और एक सिविल कोर्ट रहता है। हाँ रेडमी पूछो, क्या पूछना है? ठीक, तो ये आपको पता है। अच्छा, और ये भी आपको पता होगा हमारे देश का जो कोर्ट सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम है वो ओवरबर्डन्ड है। ओवरबर्डन मतलब उसमें बहुत सारे केस पेंडेंसी, बहुत सारे पेंडेंसी है केस की। और अपने सनी भाई साहब कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या किया, 1976 में, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, यानी संविधान में 42वां संशोधन किया गया संविधान में। और उस संशोधन से एक संस्था जोड़ी गई जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल, या हिंदी में से कहते हैं अधिकरण, और कहीं कहीं इसको कहते हैं न्यायाधिकरण। ये इसलिए जोड़ी गई संस्था, संविधान में जोड़ेगी, इसका मतलब संविधान में किसी आर्टिकल में इसका जिक्र होगा। तो संविधान का आर्टिकल 323 का ए हिस्सा जोड़ा गया, और 323 का बा हिस्सा, आ और बा जोड़ा गया। जो आ हिस्सा था उसमें किस तरह के ट्रिब्यूनल की बात की गई थी? प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई। और जो बा हिस्सा है वो प्रशासनिक को छोड़ के और अलग तरीके जो ट्रिब्यूनल है उनकी बात की गई। और ये क्यों बनाया गया? ये क्यों इसलिए बनाया गया कि जैसे भाई तारीख पे तारीख मिल रही, इंसाफ नहीं मिल रहा जज साहब, तो भाई कोर्ट का तो काम, कोर्ट आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला कोर्ट है, सब काम है। क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा कोर्ट बना दी जाए, कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था कर दी जाए जिससे जो केसेस हैं बहुत जल्दी सुनवाई हो जाए, फैसला हो जाए, इंसाफ मिल जाए। तो ये ट्रिब्यूनल बनाए गए, और ये ट्रिब्यूनल है, इनके आगे लिखा है कि स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड मतलब ये जब बनते हैं तो बनते समय ही तय हो जाता है कि किस तरह के केस सुनेंगे। जैसे इसमें एक दिख रहा है सर्विस ट्रिब्यूनल। सर्विसेज ट्रिब्यूनल मतलब मान लीजिए आपने एयरटेल का रिचार्ज करा है, और एयरटेल का रिचार्ज वाले ने पैसा ले लिया लेकिन आपको सर्विस नहीं दे रहा। आपने एलजी की टीवी खरीदी 1.5 लाख रुपए की, और उस टीवी में कुछ इशू आ गया और आप बनवाने गए तो बोल रहा है कि नहीं बनाएंगे नहीं। तो जो सर्विसेज से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। आपका टैक्स का कोई लेन देन है, टैक्स ज्यादा कट गया, कम कट गया, सरकार ज्यादा टैक्स मार रही, कम मार रही, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, इस तरह के केस टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। आपने कोई कंपनी खोली थी, उससे उसको खोलने के लिए बैंकों से बहुत सारा उधार लिया था, बाद में उधार नहीं चुका रहे तुम बोल रहे हो कि हम तो दिवालिया हो गए, हम तो विजय माल्या हो गए, तो उस तरह के केस इसमें जाएंगे। रेलवे से जुड़े हुए जो केसेस हैं वो रेलवे ट्रिब्यूनल में जाएंगे। जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर से जुड़े हुए जो केसेस हैं वो कंज्यूमर में जाएंगे। लेबर यानी आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका मालिक है आपके साथ दिक्कत कर रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो लेबर कोर्ट में जाएगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल है ये कोर्ट की सहायता के लिए बने हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्लियर है। और ट्रिब्यूनल के नाम क्या लिखा रहता था कि किस चीज का ट्रिब्यूनल है। यहां तक की बातें क्लियर है? रिप्लाई करिए। यस सर। जी सर। यस। ठीक है, तो मतलब ये इसके पास शक्तियां कोर्ट जैसी हैं। इसने जो फैसला दे दिया, ट्रिब्यूनल का कोई भी फैसला फिर कहीं चैलेंज नहीं होगा कि ट्रिब्यूनल से फैसला आ गया फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। यानी इस ट्रिब्यूनल में, इस अधिकरण में जो भी फैसला आया है उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। लेकिन ये प्योर कोर्ट नहीं है। ये कोर्ट की पेंडेंसी कम करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया, और आर्टिकल 323 पहले से था, उसमें आ जोड़ा गया और बा जोड़ा गया। आ में बोला गया एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, यानी सरकार को प्रशासन से जुड़े हुए किसी भी काम के लिए ट्रिब्यूनल बनाना है तो 323 का सब सेक्शन ए के तहत बनेगा। और इसके अलावा जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है, टैक्स ट्रिब्यूनल है, रेलवे ट्रिब्यूनल है, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल है, लेबर ट्रिब्यूनल है, ये सब 323 बा में जाएगा।
ठीक। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? अपने सनी देओल भाई साहब की तारीख पे तारीख मिलती, इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसाफ के लिए सब बनाया गया था। लेकिन अब जब ये न्याय कर रहा है, इसका मतलब इस ट्रिब्यूनल में जज लोग होंगे। भाई न्याय कर रहे हो और आपका जो न्याय है, आपका जो जस्टिस है, वो हम इसको बाहर आगे चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूनल में बैठने वाला जज होगा, और जज होगा तो असली जज होगा। वो असली जज होगा। पेंडेंसी कम करने के लिए यहाँ पे जजों की नियुक्ति की गई। यानी इस ट्रिब्यूनल में जज बैठते थे, असली वाले जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। वो समय समय पे जो ये हैं अपना कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये तय करती थी कि इस ट्रिब्यूनल में किसको बैठाना है, उसकी रैंक क्या रहेगी। वो हाई कोर्ट का जज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, इस ट्रिब्यूनल में एक जज बैठेगा कि 3 बैठेगा कि 5 बैठेगा, ये सारी चीजें। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश की पेंडेंसी को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया था, और इस ट्रिब्यूनल के फैसले की कहीं सुनवाई नहीं होती थी, इन फैसलों को कहीं चुनौती नहीं दे सकते थे आप। और दूसरी चीज, इससे क्या हो रहा था, देश में पेंडेंसी कम हो रही थी, इंसाफ जल्दी मिल रहा था। तो हमारे पास बहुत सारे ट्रिब्यूनल थे। जैसे एक ट्रिब्यूनल था जो आपकी फिल्में होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेब सीरीज बनाई, वेब सीरीज तो चलो अभी नहीं आ रही किसी चीज में, मान लो कोई फिल्म बनाई, और फिल्म में कोई धार्मिक समुदाय बोल रहा है, इस फिल्म में ये जो सीन है ये हमें आहत कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी कौन सी फिल्म आई थी यार 3 साल पहले, अरे रणवीर पद्मावत। सिंह वाली, कौन सी थी वो, पद्मावत। पद्मावत। उसमें बवाल हो गया कि भैया ये फिल्म में ऐसा दिखाया, पद्मावत। वैसा दिखाया है। तो एक फिल्म का भी ट्रिब्यूनल था। यानी जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज हैं, यानी फिल्में जो हैं, उनका भी ट्रिब्यूनल था। अलग अलग ट्रिब्यूनल के काम अलग होते थे, और उनके काम उनके नाम के साथ जुड़े होते थे। और आप इसी ट्रिब्यूनल में जाइए, फटाफट फैसला होगा और आपको इंसाफ मिलेगा। सब कुछ चंगा चल रहा था, अच्छा लग रहा था ना, ये सिस्टम देख के अच्छा लग रहा है? रिप्लाई करो। हाँ सर, बढ़िया। है ना? तो ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम था, जो कि बाकायदा संविधान में इसको जगह मिली थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर क्या हुआ, सरकार को पता नहीं क्या पड़ी। सरकार ने एक, हमारे पास फाइनेंस एक्ट आया हुआ था पहले 2017 में, उसमें कुछ उन्हें संशोधन करना था। फाइनेंस मतलब पैसे का जुड़ा हुआ, भाई चाहे टैक्स की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो, यहाँ पे इंसान कौन गया है? मालूम चला कि मेरा मान लो टैक्स कटना था 1 लाख रुपए, कट गया 10 लाख रुपए मेरी सैलरी से, तो मैं जाऊंगा ना टैक्स ट्रिब्यूनल में 9 लाख रुपए वापस करो। लेकिन सरकार की नजर से तो 10 लाख रुपए मिलना अच्छी बात है। तो सरकार, खासकर सरकार ये नहीं चाह रही थी कि भैया ये जो पैसे वाला लेन देन है ना, इसके ट्रिब्यूनल के पास शक्तियां कम कर दी जाए। क्योंकि हो क्या रहा था, फिर ट्रिब्यूनल फैसला दे रहा था कि नहीं भाई, रोहित जी का आपने 10 लाख कैसे काट लिया, 1 लाख काटना था तो 9 लाख वापस करो। तो सरकार की जेब से 9 लाख निकल जाते थे। तो सरकार चाह रही थी कि हम कमा ले किसी भी तरह से। तो उन्होंने फाइनेंस एक्ट में संशोधन करना चाहा 2017 में, और बोला कि जो भी ऐसे ट्रिब्यूनल बनेंगे जो कि पैसे का लेन देन देखते हैं, उसमें कौन जज आएगा, कौन जज नहीं आएगा, जज कब तक रहेगा, वो सब सरकार तय करेगी, गवर्नमेंट तय करेगी। और जितना मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोग जानते हैं मेरे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। यानी सबसे छोटे कोर्ट में की नियुक्ति तो भाई एमपीपीएससी कर देगा, लेकिन इसके ऊपर की नियुक्ति कोई पीएससी यूपीएससी नहीं करता। इसके ऊपर की नियुक्ति कॉलेजियल सिस्टम से होती है। यानी जजों की नियुक्ति, जजों का रिटायरमेंट, जजों का ट्रांसफर, सस्पेंशन सरकार नहीं करती। लेकिन इस एक्ट में सरकार घुसना चाह रही थी। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी, बोले कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसको खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो सरकार उस समय शांत हो गई थी 2017 में। फिर क्या हुआ, 2021 आया, सरकार ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, अध्यादेश निकाला, ऑर्डिनेंस निकाला अप्रैल 2021 में। ऑर्डिनेंस तो आप लोग जानते हैं, कच्चा कानून। जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति से कह के ऑर्डिनेंस निकलवा सकते हैं, और राज्य में राज्यपाल से कह के निकलवा सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो कोई मुझे बताएगा किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति दी हुई है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123। हाँ, 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश निकालने की शक्ति है। इसको पलट दो, 213 कर दो तो राज्यपाल के पास है। यानी कच्चा कानून है। और ये कानून का मतलब ये है कि जब संसद सत्र में नहीं है, विधानसभा सत्र में नहीं है, और देश हित में कोई कानून निकालना है, तो हमें इसको राष्ट्रपति राज्यपाल निकाल सकते हैं। लेकिन जब संसद बैठेगी, संसद मतलब जब लोकसभा बैठेगी या विधानसभा बैठेगी, तो विद इन 6 वीक, 6 हफ्ते के अंदर इसको पारित कराना जरूरी है, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। तो अप्रैल 21 में सरकार ने ऑर्डिनेंस ला दिया। और ऑर्डिनेंस क्या लाया, इसकी हेडिंग में चलती, इसकी हेडिंग कहाँ है, ये ऑर्डिनेंस लाया। इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या था, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, कि हम ट्रिब्यूनल में कुछ सुधार करना चाहते हैं। ये ऑर्डिनेंस लाया तो सुप्रीम कोर्ट
ने इस अध्यादेश को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? भाई हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसको जो हमारी कोर्ट है उसके पास एक पावर है, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। उस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी इसे हिंदी में कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब यह है कि कोई भी कानून बने, कहीं भी कानून बने, कोर्ट उसको चेक कर सकती, रिव्यू कर सकती है। और कोर्ट को लगता है कि कोई भी कानून अगर संविधान के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो उसको वो क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, यानी उसको खत्म कर सकती है, शून्य करके खत्म कर सकती है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का क्या है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या है, रिप्लाई करो। सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर है, गार्जियन है, उसका रक्षक है। और संविधान के खिलाफ अगर काम होगा, संविधान क्या कह रहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी स्वतंत्र है। और आप ऑर्डिनेंस ला के क्या करना चाह रहे हैं, ये जो ऑर्डिनेंस लाया था इन लोगों ने अप्रैल में, तो उसमें क्या कह रहे थे कि ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं इसमें जजों की नियुक्ति ये सरकार करेगी। और जबकि जज इंडिपेंडेंट होता है, अगर सरकार, अगर मंत्री मिनिस्टर ही जजों की नियुक्ति करेंगे तो वो तो उसका फायदा उठाएंगे, बोलेंगे अरे अपने सांसद जी का केस आया है, इस केस में सांसद जी को बरी कर देते हैं। भाई सरकार फोन कर देगी, व्हाट्सएप कर देगी, अपने बच्चे का केस आया है, भले 4 मर्डर किया, छोड़ देना। इसीलिए तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया गया था कि भैया न्याय की नजर में सब बराबर रहे। और आप इस रिफॉर्म के तहत क्या करना चाह रहे थे, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनमें जजों की नियुक्ति आप करना चाह रहे थे, उनको आप हटा भी सकते हो, और ये तो गलत बात है। तो जब ये ऑर्डिनेंस आया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। और फटकार लगाई थी सरकार को कि सरकार 2017 में भी तुमको डांटे थे और अभी फिर डांट रहे, इस तरह की हरकत मत करो। ठीक, सरकार शांत हो गई, यानी ऑर्डिनेंस लाई थी और उस ऑर्डिनेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। तो सरकार को समझ जाना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, जो मैंने अभी लिखा है इसको मिटा दूं क्या? जी सर। ठीक, रिकॉर्डिंग तो चली रही है, देख लेना, है ना। तो इसका मतलब जो ऑर्डिनेंस आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया था। तो सरकार को समझ जाना चाहिए था कि भैया ये हरकत बार बार ना कर। अगर घर के पिताजी डांट रहे हैं हमको कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी सरकार मानी नहीं, सरकार ने पूरा पूरा क्या ला दिया, बिल ला दिया। अप्रैल में क्या लाया था, अध्यादेश लाया था। अध्यादेश के लिए डांट पड़ी थी कि ये काम मत करो तुम। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल असल में जो ट्रिब्यूनल शब्द है ना, ये ट्रिब्यूनल शब्द है, ये शब्द बना है ट्रिब्यून, ट्रिब्यून से। और ये शब्द हमें कहाँ से मिलता है, रोमन साम्राज्य से, रोमन एम्पायर से। जो रोमन साम्राज्य था जिसकी राजधानी थी रोम, जो आज इटली के अंदर एक शहर है, वहां पे उस साम्राज्य में जो जज होता था या जो न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश, उसको ट्रिब्यून कहते थे। उसको क्या कहते थे, ट्रिब्यून कहते थे। और उसकी जो कोर्ट है उसको ट्रिब्यूनल कहते थे। ये शब्द हमें यहाँ से मिला। और कहने को तो ये भैया अदालत है, यहाँ पे न्यायाधीश बैठे हैं। तो सरकार ने क्या ला दिया, अभी मानसून सत्र में पूरा पूरा बिल ला दिया। ठीक है भाई, फटकार पड़ी है 2 बार, लेकिन फिर भी बिल लाया। और हद तो तब हो गई जब इस बिल को लोकसभा से भी पारित करवा दिया और राज्यसभा से भी पारित करवा दिया। भाई मेजोरिटी है इनके पास, ये कुछ भी कर सकते हैं। और अभी ये बिल कहाँ पेंडिंग है, अभी ये बिल पेंडिंग है राष्ट्रपति की टेबल में, प्रेसिडेंट की टेबल में। अभी ये पेंडिंग है क्योंकि राष्ट्रपति साइन करेगा तभी कानून बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हल्ला, फिर डांटा इनको कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, तुम लोग को समझ में नहीं आता, ऑर्डिनेंस को हमने कैंसिल किया। 3 साल पहले तुम फाइनेंस ट्रिब्यूनल, जो फाइनेंस वाला एक्ट है उसमें घुस रहे थे, हमने कैंसिल किया। और एक तरह से चेतावनी दी सरकार को कि हद मत करो, हद पार मत करो, क्योंकि फिर क्या होगा, राष्ट्रपति साइन भी कर देंगे तो एक जुडिशियल रिव्यू की जो ताकत है, उस ताकत को लगा के सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्योंकि ये जो कानून है जो कि लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, इसमें क्या कहा गया, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनकी नियुक्ति सरकार कर सकती है, इनकी नियुक्ति सिर्फ 4 साल के लिए होगी। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, कब होगी, इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे जिसको कहेंगे सर्च कमेटी। और उस कमेटी में किसका दखल होगा, सरकार का। मतलब सरकार कुल मिला के जजों की नियुक्ति करना चाह रही है यहाँ पे कि अपना आदमी बैठा दे, वो अपने हिसाब से फैसला ले ले। तो अभी राष्ट्रपति के टेबल में ये बिल पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डंडा उठा लिया है। ठीक है, ये है सारी कहानी कि जो क्वेरी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रेस की है क्वेरी, ये है सारी कहानी। और राष्ट्रपति अगर समझदार हैं या सरकार समझदार है तो इस बिल को साइन नहीं करेंगे।
और अगर नहीं तो कर दें साइन, सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के अंदर इस बिल को खत्म कर देगी। क्लियर हुई मेरी कहानी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है? संविधान। और संविधान ने जब कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो सरकार क्यों घुस रही है जुडिशरी के काम में? सरकार कानून बनाती है, वेरी गुड। सरकार कानून को पालन करवाती है, वेरी गुड। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सरकार करती है। लेकिन आप जुडिशरी में क्यों घुस रहे हैं साहब? जुडिशरी में मत घुसिए। अगर कोर्ट कचहरी में भी सरकार का दखल हो गया तो फिर जनता भरोसा कैसे करेगी? खैर, ये सारी कहानी मैंने आपको इसमें समझा दी। ठीक, और ये जो बिल है ये राष्ट्रपति की टेबल में पेंडिंग है। अब देखते, जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से, मतलब स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। लिखा है संविधान में कि प्रेसिडेंट शुड वर्क इन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे ही काम करेगा। और मंत्री परिषद यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसका मुखिया है प्रधानमंत्री। तो अब अगर इनको समझ पड़ी तो राष्ट्रपति को बोल देंगे, साहब क्या कर दो, इसको अपने पास रख लो, या तो पॉकेट वीटो में डाल दो, या तो फिर इसके लिए एब्सोल्यूट वीटो यूज कर लो। अगर नहीं समझ पड़ी तो साइन कर देंगे राष्ट्रपति और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको काट देगा। ठीक है, अगली न्यूज में चले, रिप्लाई करो। Yes, sir. यस सर। जी सर। देखो, कहने को ये एक खबर होती है, लेकिन इस खबर में आप देखिए पॉलिटी के अंदर चले गए, आपने आर्टिकल्स देखा, आपने ट्रिब्यूनल्स के बारे में जाना। तो मैं पढ़ाता ऐसे हूँ, न्यूज आपको ऐसे ही मिलेगी, ऐसा ही पूरा ये है ना, ये पैराग्राफ टाइप की न्यूज रहेगी। कोशिश ये करेंगे कि उसकी बाल की खाल निकाल दे पूरी न्यूज की, कहीं से कोई भी सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। और ये खबर मैंने वैसे पहले डिस्कस की है कि जो हमारा चावल है उसका फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। यानी ये जो चावल का दाना है छोटा सा, इस चावल के दाने में बहुत से चीजें नहीं हैं। कौन सी चीजें नहीं हैं? हमारे शरीर को बहुत सारे खनिज लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, बहुत सारे एसिड्स लगते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। ठीक है, और जिसका ऐड करता है कि बोनविटा पिलाओ बच्चे को, कॉम्प्लेन पिलाओ, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, बोनविटा पीता हूँ। ये बड़ों को बोलते हैं रिवाइटल खाओ, महिलाओं को बोलते हैं हेम पुष्पा, ये पुष्पा पियो। अल्टीमेटली सब बेवकूफ़ी है। कुल मिला के सब 100 बात की एक बात ये है कि हम जो भोजन खाते हैं, देखिए आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, ठीक, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपका पेट भर गया। भूख लगी, आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया। लेकिन पेट तो भर गया, लेकिन क्या आपने जो खाना खाया है वो संपूर्ण आहार है कि नहीं? क्या आपने जो खाना खाया है आपने जो खाना खाया है वो संपूर्ण आहार या बैलेंस डाइट है कि नहीं? यानी हमारे शरीर को पुरुष और महिला के अलग अलग हिसाब से उसको थोड़ी मतलब शुगर चाहिए, उसको नमक चाहिए, उसको एसिड चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, उसको फाइबर चाहिए। पेट भर गया, पेट भरने के लिए तो रोटी गुड़ भी खा ले, पेट भरने के लिए तो पिज्जा भी खा ले। पेट भरना अलग होता है, लेकिन मेरे शरीर को जो डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट, वो मिली कि नहीं? तो कई सर्वे ऐसे बताए हैं कि भारत में अमीर हो चाहे गरीब, हम कहने को अमीर बच्चा है भाई सब कुछ खा रहा है, लेकिन ये देखा गया है कि अमीर हो या गरीब, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है। यानी जो अमीर है वो पिज्जा ही खाए पड़ा है, वो कोल्ड ड्रिंक ही पिए पड़ा है, गरीब है तो बेचारा प्याज रोटी खाए पड़ा है। तो जब उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है तो उनके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो रहा। कोई पतला है तो पतला है, कोई मोटा है तो मोटा है, कोई नाटा है तो नाटा है, किसी के दिमाग नहीं चल रहा है, बच्चों, खासकर ये सारी बच्चों के लिए बात है। तो ये कहा गया कि जो संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब उनका पेट तो भर गया है, लेकिन उनके शरीर में एक छुपी हुई भूख है, एक हिडन हंगर है, एक अदृश्य भूख है। तो अदृश्य भूख मतलब क्या? क्योंकि भाई उसको जितने विटामिन न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो उसको मिले ही नहीं। अमीर आदमी फिर अक्षय कुमार का ऐड देखता है, फिर वो रिवाइटल खा लेता है बहुत सारे। तो सरकार ने बोला यार अब क्या किया जाए। अभी देखो हमारे पास राइट टू फूड है, राइट टू फूड है, ठीक है, मतलब सबको खाना खाने का अधिकार है। और 2013 में ये एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत ये है कि सरकार, इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक बाशिंदे को भोजन का अधिकार है। इसलिए आप देखते होंगे कि जिनके पास भोजन नहीं है, खाना नहीं है, तो सरकार उनको मुफ्त में अनाज देती है।
ठीक है, तो भाई सरकार हम इस लेवल तक तो आ गए कि किसी का पेट खाली ना रहे, कोई भूखा ना रहे, इस लेवल में तो आ गए। और अभी जो चल रहा है, मोदी जी की तस्वीर लगी है पेट्रोल पंपों में, कौन सी योजना चल रही है वो, प्रधानमंत्री अन्न योजना, उसमें भी लिखा है कि भाई इतना इतना अनाज देंगे आप। यानी खाना तो दे रहे हैं, हम इस लेवल तक आ गए कि पेट भर जाए। लेकिन पेट भरने का अगला स्टेप है संपूर्ण आहार, कि सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, कि जितना दही चाहिए उतना है कि नहीं, जितना पालक चाहिए, जितना आयरन चाहिए, जितना। तो उसके लिए सरकार ने बोला करे क्या यार, सबकी थाली को अपना स्वीट से मका तो नहीं सकते कि सबको 300 रुपए की थाली दिलवा दे, तो हम कर क्या सकते हैं। तो सब लोगों ने बोला, यानी जो हमारी रिसर्च टीम है या दुनिया भर के जो भी रिसर्चर्स है, उन्होंने बोला कि हम जो भोजन करते हैं, जैसे हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, अगर हम चावल में ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दें, दूध में ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दें, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल में जो चीजें हैं वो तो ठीक है, इसके ऊपर हम उसमें थोड़े से मिनरल्स डाल दें, इसके ऊपर थोड़ा सा उसमें हम अमीनो एसिड डाल दें, तो क्या होगा, ये चावल नॉर्मल चावल नहीं रहेगा, ये सुपरमैन चावल हो जाएगा, सुपर चावल हो जाएगा। यानी आपने इस चावल में कुछ एड ऑन किया। और जब हम अपने खाने की वस्तुओं में कुछ एक्स्ट्रा चीज एड ऑन करते हैं, यानी कुछ खनिज मिला रहे हैं, कुछ एसिड मिला रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हैं, कुछ फाइबर्स मिला रहे हैं, जिससे हमारी पोषण, जिससे हमारा पोषण यानी जिससे हमारा पोषण अच्छा हो जाए। पोषण भी कौन सा पोषण, संपूर्ण पोषण, नहीं नहीं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक, संपूर्ण पोषण, जिससे कि हमारा संपूर्ण पोषण हो जाए। तो सरकार ने बोला कि यार ये हमें करना चाहिए। उड़ीसा ने ये मॉडल अपनाया, उड़ीसा ने ये मॉडल अपनाया और उसने जो चावल है उसमें कुछ एमिनो एसिड डाले और लोगों को दिए, और कहा कैसा, क्या रेशियो बनाया कि अगर 100 दाने हम चावल के ले रहे हैं तो उसमें एक दाना, अगर 100 दाने चावल के ले रहे हैं तो उसमें एक दाना फोर्टिफाइड चावल का हो, जिससे उस चावल का स्वाद भी ना बदले, उस चावल की का जो अरोमा है, जो उसकी महक है वो ना बदले, और अपना काम हो जाए। यानी 100 ग्राम जो चावल है उसमें 10 मिलीग्राम हमने आयरन मिक्स किया, तो आयरन मतलब ऐसे नहीं कि लोहा पीस के मिला दिया। वो जब ये चावल कैसे बना, धान से, धान का बीज होगा, तो हमने बीज के लेवल में, सीड के लेवल में उसमें कुछ मिक्सिंग कर दी, इसे कहा गया फोर्टिफिकेशन। अब जब इससे जो अनाज निकलेगा वो सर्वयुक्त संपन्न होगा। तो ये उड़ीसा ने मॉडल चलाया, और उड़ीसा का जो गजपति जिला है वहां पे उसने ये चीज को चलाया, फोर्टिफाइड राइस चलाया, और बहुत बहुत उसका अच्छा रिजल्ट निकला, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला उसका। मोदी जी भी बहुत इंप्रेस हुए। तो मोदी जी ने अभी जो 15 अगस्त की स्पीच थी उसमें कहा कि भाई हम भी पूरे देश में फोर्टिफिकेशन शुरू करेंगे, यानी हम अपने देश में जो चावल है, चावल की फोर्टिफिकेशन शुरू करेंगे। और देखिए FSS जो आई है, FSAI यानी फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी मैंने रीता तेंदुआ मैडम इसकी हेड है, इसके बारे में पिछली क्लास में बात की थी। इसको नोडल बनाया गया कि आप इस चीज को करिए, और इसने भी बहुत जोर देके कहा है कि साहब हमारे देश में जो भी अनाज है, अगर उसको हम फोर्टिफाई कर देंगे ना, तो हमारे देश का पोषण स्तर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा एनीमिक यानी एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं हैं। हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन से की कमी से ग्रसित बच्चे हैं विश्व के। तो हम कम से कम इन चीजों को उनके खाने में डाल के सुधार तो ले। तो FSSAI ये ने कहा है कि अगर कोई भी, जैसे मान लो मैंने मैगी खरीदी फॉर एग्जांपल, अगर मैगी में कुछ एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन किया होगा तो उसके पीछे F बना होगा, F। ये F का सिंबल देखिएगा, समझ जाना इसमें फोर्टिफिकेशन किया गया है। आप चावल खरीद के लाए 50 किलो की बोरी, उसमें F लिखा हुआ, इसका मतलब ये फोर्टिफाइड है। यहाँ तक की बात क्लियर, तो रिप्लाई करो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो उड़ीसा ने तो ये काम कर दिया। तो मोदी जी ने कहा कि 2024 तक हम अपने देश में जो भी गेहूं बिकेगा, सॉरी चावल बिकेगा, उसको हम फोर्टिफाई करेंगे, ये मोदी जी ने अभी कह दिया। और ये सारी कहानी मैंने आपको फोर्टिफिकेशन मैंने आपको समझा दी। जरूरत क्या है, जैसे दूध है, दूध में अगर विटामिन डी का मिश्रण कर दे, थोड़ा सा कैल्शियम का मिश्रण कर दे, थोड़े से फ्रूट जूसेस का मिश्रण कर दे, फ्रूट जूस का, तो दूध का स्वाद भी बढ़ जाएगा, और दूध में एक्स्ट्रा चीज भी आ जाएगी। हमारे देश में 5 ऐसी वस्तुएं हैं, एडिबल, एडिबल मतलब होता है खाने वाली वस्तुएं, जिसको सरकार ने चुना है कि हम इसमें फोर्टिफिकेशन करेंगे। किसमें, गेहूं को फोर्टिफाई करने का सरकार ने चुना है, दूध को फोर्टिफाई करने का। किसका माइक चालू है भाई?
ठीक है। तो सरकार ने बोला कि हम गेहूं में फोर्टिफिकेशन करेंगे, दूध में भी करेंगे, सॉल्ट में तो होता है, सांभर झील का अति शुद्ध सूर्या नमक, आयोडीन युक्त। आयोडीन क्या, आयोडीन हमने मिलाया उस नमक में तो हमने उसको फोर्टिफाई किया। तो सॉल्ट में तो बहुत पहले से हो रहा था, आयोडीन के अलावा और भी कुछ मिला। एडिबल ऑयल, एडिबल मतलब खाने वाला तेल। तो ये 4 चीज तो थी, और हमने 5वीं क्या जोड़ दी, राइस। और इससे हम अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं, जो हमारे देश में कुपोषण है या माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन, उससे लड़ना चाह रहे हैं। ठीक, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो अपनी अथॉरिटी है ये इसकी नोडल है। किसमें कितना मिला रहे याद नहीं करना आपको, ये आपको कुछ याद नहीं करना, बस इतना जानो कि किस किस चीज में सरकार सोच रही करने के लिए, और उड़ीसा ने ये काम कर दिया है। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है कि राइस में हम आयरन मिला सकते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां आती हैं, आप लोग खाते होंगे जब छाला वाला पड़ जाता होगा, तो विटामिन ए, जिंक, ये सब मिला सकते हैं। और मैंने बता ही दिया है कि भाई हमारे देश में सबसे ज्यादा ग्रसित महिलाएं हैं। देखो महिलाओं एनीमिया हो जाता है, एनीमिक हो जाती है, फिर वो जब प्रेगनेंसी में होती है तो उनका बच्चा कमजोर पैदा होता है। और बच्चे तो देश के भविष्य है ना, बच्चे ही अगर कुपोषित रह गए तो वो बच्चे का दिमाग क्या चलेगा, वो बच्चे की हाइट क्या रहेगी, सेहत क्या रहेगी, उसका वजन ही नहीं रहेगा कुछ। और फिर अल्टीमेटली हमारे देश की जो युवा आबादी हमारे लिए बोझ बन जाएगी, जो रिसोर्स बन सकती है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी, पढ़ लेना। ठीक, और हमारे देश में हम हर साल 1% जीडीपी खो देते हैं सिर्फ एनीमिया की वजह से। यानी इतने लोगों का एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों होता है, आयरन की कमी से। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये जो आयरन है या जो लोहा है, इसका उपयोग क्या है मेरे शरीर में, कोई बताएगा मुझे? सर हीमोग्लोबिन के बनने में काम आता है ये। बढ़िया। देखो शरीर के हीमोग्लोबिन तो आप लोग जानते ही होंगे। कोई, अच्छा अब चलो हीमोग्लोबिन का उपयोग बताओ कोई। सर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है हीमोग्लोबिन। बढ़िया। देखो भाई, आपने नाक से सांस ली, ऑक्सीजन गई, और उसी नाक से सांस निकाली, CO2 बाहर आई। तो ये नाक तक आई कैसे, ये नाक तक आई कैसे, मतलब हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन दौड़ रही। क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी क्यों है, मेरे शरीर के हर एक हिस्से में जो प्रोटीन है उसको जलना होता है, वो जलता है। और जलने के लिए आप लोग जानते हैं, अगर ऑक्सीजन होगी तो कहीं पे ज्वलन होगा, बर्निंग होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलेगा नहीं। तो शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन का उपयोग यही है बस, कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां पे चलता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके 2 हिस्से हैं। ये जो हीम है, हीम मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब होता है आयरन। और ये जो आयरन होता है ना, ये आपके ऑक्सीजन को चिपका लेता है, चिपका लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है, चुंबक एक तरह का। तो आपकी नाक से ऑक्सीजन अंदर गई और अंदर से CO2 बाहर आई ना, तो ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का हीम क्या है, आयरन। और आयरन की कमी हो जाएगी तो फिर तो आप समझिए क्या क्या हो सकता है। और इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। और हर साल भाई बच्चे बीमार हुए, महिलाएं बीमार हुई, तो उनका इलाज तो करना पड़ेगा ना। इलाज करने में उनसे पैसा थोड़ी ना लेंगे, सरकारी अस्पताल में जाइए, फ्री में इलाज होता है। तो सरकार हर साल 1% जीडीपी इसी में खर्च कर देती है, एनीमिक लोगों के इलाज में। तो क्यों ना हम इनके खानों में ही आयरन डाल दें। भाई जब महिला ने प्रेग्नेंट हुई तब तो आपने आयरन की गोली दी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, किशोरी अवस्था में थी, एडोलेसेंट एज में थी, तो आपने कुछ दिया ही नहीं, लड़कों को कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, वो जिम में जाके लोहा तो उठा रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर लोहा ही नहीं है। तो इसलिए सरकार ये सब सोच रही है, और बहुत अच्छा चीज सोच रही है। क्लियर हो रही मेरी बात? जी सर। जी सर। चलो अगली खबर पर चलते हैं, प्लास्टिक को लेकर। देखो प्लास्टिक, आप जानते हैं प्लास्टिक बिना सब सून, है ना। प्लास्टिक ना होगा तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा, ऐसा हमको लगता है। और कहीं कहीं सही बात भी है। ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये टेबल, ये कुर्सी, सब प्लास्टिक है, सब पॉलीमर है। कुछ अच्छी क्वालिटी, कुछ बुरी क्वालिटी। लेकिन मोटे तौर पे जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं, देखिए प्लास्टिक वेस्ट, अब मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास टेबल है प्लास्टिक की, ये खराब होगी ना तो इसको रिमोल्ड कर लेंगे, इसको पिघला उघला के कुछ और बना लेंगे। लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट है मोटे तौर पे, वो क्या होता है, मोस्टली प्लास्टिक वेस्ट की जब भी बात करते हैं तो उसको हम पॉलीथीन के रूप में लेते हैं, कि पॉलीथीन।
ठीक, यानी पन्नी। तो प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट करना है भाई। इंदौर में तो आप देखिए सूखा कचरा, गीला कचरा, पन्नी वाला कचरा, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। लेकिन इसको मैनेज तो करना है, पूरे देश के लिए मैनेज करना है। प्लास्टिक से कोशिश ये करना है कि प्लास्टिक कम से कम उपयोग करे, और करे भी तो उसको रीयूज कर ले, रिसाइकल कर ले। तो प्लास्टिक वेस्ट को जो मैनेजमेंट का एक कानून आया था 2016 में, उसी कानून में कुछ संशोधन किया गया 2021 में। तो हमें ये जानना है संशोधन क्या किया गया है, दूसरा ये जानना है प्लास्टिक के साथ हम करते क्या है। देखिए इस मैप को देखिए, उल्टा त्रिभुज दिख रहा है। सबसे पहली इसमें ये बात कहता है कि सोर्स में ही को रिडक्शन किया जाए। जैसे मान लीजिए हम आप पॉलिथीन का उपयोग करते हैं, अगर हम सोर्स हैं, हम सोर्स हैं, यानी हम अगर हम मार्केट में जाके पॉलिथीन ना मांगे, हमने समोसा लिया, चार समोसे लिए, और हम अपनी ही थैली लेके गए थे, तो भाई उसकी थैली बच गई। आप सब्जी लेने गए, झोला लेके गए, थैली बच गई। तो पहला चीज तो सोर्स रिडक्शन, यानी सबसे, ये देखो मोस्ट प्रिफर्ड ऊपर लिखा है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफर करने वाली प्रोसेस है कि आप ही ना उपयोग करें इसका। वेरी गुड। और अगर उपयोग कर ले, आपने सब्जी खरीद लाई प्लास्टिक में रख के, तो उसको रीयूज करें, उस प्लास्टिक की पन्नी को फेंके नहीं, बार बार उसका उपयोग करें। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है उसको रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करें कि भाई उस पन्नी का कुछ और उपयोग कर ले। आपको नहीं करना रिसाइकल, अपने घर में मशीन नहीं लगानी है, आप जो कचरा वाला है, गाड़ी वाला है, उसकी जो भी थैली है, ढक्कन है, वहां डालिए, वो रिसाइकलिंग में जाएगा। उसके बाद रिसाइकलिंग के बाद ये 3 स्टेप बहुत अच्छे हैं, इसको मोस्ट प्रिफर्ड माना गया है कि मतलब अगर आप प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो कोशिश करिए इन 3 चीजों में रहिए। जिससे क्या है, प्लास्टिक का, क्योंकि हम डिमांड करेंगे प्लास्टिक तभी तो प्लास्टिक बनेगा। अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्लास्टिक पन्नियां बनेंगी नहीं। अगर हम इन तीनों चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, रिसोर्स की रिकवरी करते हैं। रिसोर्स की रिकवरी मतलब हम बाजी नहीं आ रहे, हम तो प्लास्टिक की पन्नी यूज करेंगे। जब भी जाएंगे, दूध भी लेने जाएंगे तो प्लास्टिक की पन्नी एक्स्ट्रा मांगेंगे, सब्जी लेने जाएंगे तो ही मांगेंगे, समोसा लाएंगे तो ही मांगेंगे। तो फिर क्या होता है, तुम तो बाज में आ ही नहीं रहे हो। तो रिसोर्स से रिकवरी करते हैं कि भैया सुबह सुबह गाड़ी वाला आएगा और रोज तुम्हें डांटेगा, रोज इतनी प्लास्टिक कहाँ से लाते हो, लेकिन तुम हंस दोगे दांत दिखा के, और अब उसको दे दोगे कि ठीक है भाई ये पन्नी ले जाओ। तो फिर ये होता है ठीक है भाई पन्नी इकट्ठा करो, रिकवरी करो। उसके बाद क्या करते हैं, इन पन्नियों का इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जलाना। लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं जलाते हैं इसको, एक निश्चित तापमान में, एक निश्चित प्रेशर में जलाते हैं। इससे कम से कम, क्योंकि पन्नी जलेगी तो कार्बन निकलेगा अल्टीमेटली। क्या है ये, पॉलीईथीन है, पॉलीईथीन पॉलीमर है, सब में कार्बन है। तो इंसिनरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इसको खत्म तो नहीं करते, पॉलिथीन कभी खत्म नहीं होगा, मतलब उसको हम एक तरह से जलाते हैं, लेकिन एक फिक्स प्रेशर, फिक्स टेम्परेचर में, जिससे कम से कम कार्बन का क्या हो, कार्बन निकले। और एक और तरीका है लैंड फिलिंग, कि भैया जब इनमें गड्ढा खोदा, गाड़ दिया, लेकिन वो प्लास्टिक जाने वाला तो है नहीं। तो ये जो 3 प्रोसेस है इसे कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल की, कि वेस्ट तो निकाल ही रहे हो आप, बाजी नहीं आ रहे हो, तो फिर इस तरीके से हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। देखिए प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता, प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि अभी तक आपको समझ में आ गया कि वेस्ट जो है हमारे देश सबसे बड़ा, वो क्या है, पन्नी है या पॉलीथीन है। तो इस 2021 के जो अमेंडमेंट है भाई, 2016 में कानून आया था, इसमें कुछ सुधार किए गए 21 में। तो सुधार भी किसके लिए होंगे, पन्नी के लिए होंगे। यानी कुछ उसमें उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है, उसके लिए, उसको लेकर कोई कानून आया होगा। तो यही चीज हमको पढ़ना है। कभी भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बात है तो इस तरह के डायग्राम बना सकते हो, या सब भूल जाओ तो आर 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 बना देना। आर फॉर रिसाइकिल, इसका मतलब रीयूज, और क्या होगा, रेड्यूस। कोशिश करो कम से कम उपयोग करो, रेड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो जो तुम्हारे पास है पन्नी, उसी को बार बार यूज करो। और अगर उसके बाद कोशिश करो कि जो तुम्हारे पास प्लास्टिक है उसका रिसाइकल हो जाए, यानी वो किसी और रूप में वापस आ जाए, नई पन्नी ना बनानी पड़े। क्योंकि पॉलिथीन बनाने के लिए भी आपको कच्चा तेल लगता है, पेट्रोल डीजल लगता है, ठीक है। और इनको बनाने में बहुत सारा कार्बन रिलीज होता है। ये बात क्लियर है, रिप्लाई करिए। यस सर। Yes, sir. तो हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज मतलब एक बार यूज किया फेंक दिया। देखिए अभी हम जो मास्क लगाते हैं ना, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो इस कोविड टाइम में अगर कोई अड़े आए आपसे कि नहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के फायदे बताओ, तो जो मास्क लगा रहे हैं हम, जिससे हमें वैक्सीन लग रहा है, जो सिरिंज है, वो भी तो सिंगल यूज प्लास्टिक है, लेकिन आज वो जान बचा रही है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमेशा अच्छा होता है। खैर, तो सरकार ने ये तय किया कि जब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाएंगे तब हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो 3 साल से सुन रहे हैं हम, प्लास्टिक पन्नी तो बैन है। अरे बैन है, लेकिन कहाँ पूरी तरह लागू हो रहा है? तो फिर मोदी जी ने फिर से बोला कि नहीं 2022 तक तो हम इस पर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं मास्क को बैन कर देंगे कि आपकी सिरिंज बैन कर देंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे जिसकी यूटिलिटी लो है, यानी इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, और जो जमीन में जाके बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है उसको बैन कर देंगे। और जो इसको बनाएगा, जो इसको मंगाएगा, जो इसको स्टॉक करेगा, जो इसको बेचेगा, जो इसको खरीदेगा, इन सब पे भी हम क्या लगाएंगे? फाइन लगाएंगे और प्रोहिबिट कर देंगे। 1 जुलाई 2022 के बाद से किसी भी तरह का दुकानदार ये सब काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि साहब 2016 में जो कानून लाए थे तब क्या कर रहे थे आप? तो उस कानून में एक शब्द आया था, उसका नाम था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलो वो शब्द भी नीचे मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो ये कानून है इसमें किया क्या गया? देखो, जो पन्नी की मोटाई होती है, जो नहीं कहते ये मोटी पन्नी है, साड़ी लेने जाओ कपड़े तो मोटी पन्नी मिलती है, सब्जी लेने जाओ तो पतली पन्नी मिलती है, तो इसको थिकनेस कहते हैं। प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स हैं, पन्नी है, उसकी थिकनेस है। तो शुरुआत में सरकार ने कहा कि 50 माइक्रोन से कम जिसकी थिकनेस है वो मार्केट में नहीं चलेगी, तो पन्नी चलेगी तो थोड़ी मोटी चलेगी। फिर सरकार ने इसका दायरा बढ़ा के बोला नहीं, 75 माइक्रोन से जो कम मोटी पन्नी है वो अब नहीं चलेगी। और अभी अभी ये जो आया है ना कानून, इसने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 के बाद से 120 माइक्रोन से पतली पन्नी नहीं चलेगी। यानी कुल मिला के हमने जो इसकी मोटाई है उसका सफर 50 से 75 तय किया, अब हम 120 की ओर जा रहे हैं। यानी ये जो नया कानून है वो ये कह रहा है कि 120 माइक्रोन से पतली पन्नी मार्केट में नहीं बिकेगी, क्योंकि इतनी मोटाई की बिकेगी तो वो सिंगल यूज नहीं रहेगी। इंसान उस पन्नी को 10 साल चला सकता है, अच्छी भारी रहेगी, मोटी रहेगी, कुछ भी करता रहे। ये कहा गया इस कानून में। यहाँ तक की बात क्लियर है? अप्लाई करो। सर 2016 में कौन सा एक्ट आया था? यही जो नाम लिखा है ना, इसी एक्ट में 2021 की जगह 2016 कर लो। ये जो एक्ट है ना, प्लास्टिक वेस्ट जी सर। मैनेजमेंट ओके अमेंडमेंट सर। हटा दो, रूल्स हटा दो, यहाँ लिख दो एक्ट और लिख दो 2016। क्लियर है? सर ओके। सरकार ने सिर्फ इसकी मोटाई में चेंज की है कि मोटाई बढ़ा रहे हैं। और जब वो 2016 में एक्ट आया था तो सरकार ने ये तो बैन नहीं किया था कि कोई पन्नी नहीं बेचेगा, बस उसकी मोटाई में चेंजेस किया था। लेकिन सरकार ने एक शब्द निकाल दिया था, उसका नाम था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस शब्द, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में हिंदी में भी ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लिख के पूछा जाएगा, ये इसका शाब्दिक हिंदी नहीं करने वाले। अच्छा, तो ये क्या है? आप लोगों के घर दूध आता होगा, सांची का पैकेट आता होगा या अमूल का आता होगा, तो वो तो है तो पन्नी ही। और आप दूध निकाल के उस पन्नी की क्या करते हैं? आप उस पन्नी को इकट्ठा करते हैं, फिर जब गाड़ी आती है दे देते हैं। आपने कभी सोचा है ये नगर निगम वाला उस पन्नी का क्या करता होगा, अमूल और सांची का? कोई बताए मुझे। सर इनको कलेक्ट करके अमूल या सांची को ही वापस करते हैं, हर पन्नी का पैसा होता है उस पर लिखा रहता है। वेरी गुड। यानी इस शब्द का अर्थ है, देखो आप अमूल वाले थे, आपने उस पन्नी को प्रोड्यूस किया था क्योंकि आपको दूध रखना था। लेकिन ध्यान रखिए, आपने उस पन्नी को बनाया क्योंकि आपको दूध डालना था, और वो दूध आपने बेचा क्योंकि आपको पैसे कमाने थे। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्त कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी भी है, और वो एक्सटेंडेड यानी अतिरिक्त जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि पन्नी में दूध डाला, पैक किया, बेच दिया। वो पन्नी कहीं भी रहेगी, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। और तुम कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो पन्नी तुम्हारे पास वापस आ जाए और उस पन्नी को तुम रिसाइकल करके फिर से दूध क्या कर दो, उसमें भर के बेच सको। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो प्रोड्यूसर है, जो उसको बना रहा है, जो उसको मालूम चला कि अमूल वाले उस पन्नी को मंगाते हैं सिंगापुर से, तो सिंगापुर वाली कोई कंपनी बना रही है, अमूल वाला उसको इंपोर्ट कर रहा है, और जिस उस पन्नी में जिसका नाम छपा रहता है, उस पैकेट में इसका नाम छपा रहता है, इन सब के ऊपर ये अतिरिक्त दायित्व है कि आपकी बनाए हुई पन्नी, आपकी बनाया हुआ पॉलीथीन, आपका बनाया हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो रोड में खाली पड़ा मुझे मिल गया तो मैं आप पे फाइन मारूंगा। इसलिए बड़े बड़े ब्रांड
कोई बड़े बड़े ब्रांड, आप किसी का भी नाम ले लो, जो भी बड़े ब्रांड है, आपके पास बिस्किट आती है, नमकीन आता है, अगर बड़ा ब्रांड है ना, नगर निगम वाले जो हैं उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं और उसके पूरे बंडल बना के रख देते हैं। उनकी ऑफिसर्स आते हैं हर महीने में 20 दिन में, पूरा उठा के ले जाते हैं, उल्टा नगर निगम को पैसा देके जाते हैं कि वाह, क्योंकि हर पन्ने का पैसा है, आपको भले पता ना हो लेकिन हर पन्ने का पैसा है। और उस पन्ने को उठा के वो लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री में, उसको रिसाइकल करते हैं और उसके बाद फिर बिस्कुट नमकीन उसमें लपेट के आपको दे देते हैं। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सरकार ने ये शब्द तो पहले ला दिया था और बोला था समय आने पे हम इसके लिए रूल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूल्स निकालेंगे। और रूल्स इस कानून में रूल्स पे निकाल दिए कि भाई अब तो इसको लागू कर दिया है और इसको मानना जरूरी है। और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और इसके अधीन एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये राज्य में स्टेट प्रदूषण नियंत्रण, इनको कहा गया कि आप साहब हमारा सपोर्ट करिए इस एपीआर को लागू करवाने में। और इन्होंने एक पूरी संस्था भी बनाई है, इसमें संस्था का नाम लिखा होगा स्पेशल टास्क फोर्स, यानी एक तरह से आपकी छोटी सी पुलिस बल है समझ लो आप। ठीक है, ये टास्क फोर्स ये रहेगा कि इंप्लीमेंट करवाए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि अमूल की थैली कहीं रोड में पड़ी नहीं मिल जानी चाहिए। अगर मिल जाए, मालूम चले कि मैंने एक व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजा कि ये फलाने ग्राउंड में बहुत सारी अमूल की थैलियां पड़ी हैं, और अगर वो तस्वीर मैंने अमूल को भेजी है तो अमूल अपनी गाड़ी भेजेगा, अपने लोगों को भेजेगा, वो पूरी पन्नी उठवाएगा क्योंकि उसमें उसका ब्रांड लिखा है, उसका नाम लिखा हुआ है, वो एपीआर के अधीन आता है। इससे क्या होगा, पन्नी जो आएंगी वो मोटी आएंगी तो जल्दी लोग उसको फेंकेंगे नहीं, और अगर फेंकेंगे भी या फिर नगर निगम को भी देंगे तो जिस कंपनी की पन्नी है वो व्यक्ति आके उनसे वो पन्नी ले जाएगा और फिर उसको रिसाइकल करके। तो इससे क्या होगा, मेरे देश में खपत कम हो जाएगी, मेरे देश में वेस्ट कम हो जाएगा, और जो वेस्ट होगा उसको मैनेज कर लिया जाएगा। ये है सारी इस कानून की कहानी। समझ में आया? रिप्लाई कर दो। यस सर। Yes, sir. अगली खबर है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। ये कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं है। अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं, और वहां का जो निचला सदन है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मेरे यहाँ लोकसभा है, वहां पे एचआर होता है, एचआर मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में। अमेरिका में जो सर्वोच्च सम्मान है उस सम्मान को कहते हैं कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। देश का सर्वोच्च नहीं, इस शब्द में क्या लगा है? कांग्रेस। कांग्रेस वहां की संसद है, यहाँ यानी वहां की संसद के द्वारा दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। और जब भी ये सम्मान मिलता है, जैसे ये जो तस्वीर है ये दलाई लामा की तस्वीर है, उनका एक्चुअल नाम लिखा है तेंजिन ग्यात्सो। जब भी ये सम्मान मिलता है, जैसे इन्होंने बोला कि हम दलाई लामा को देंगे, तो ऐसा नहीं कि दलाई लामा को ही देंगे, दलाई लामा को तो देंगे, लेकिन उस साल इसके अलावा दलाई लामा के अलावा मालूम चला 5-8 लोगों को और भी देना है। तो उस साल ये जो सोने का सिक्का निकलेगा ना, उसमें उस दलाई लामा की तस्वीर होगी। जैसे ये तस्वीर है, देखिए दलाई लामा की फोटो है इसमें, 2006 का ये सिक्का है। तो अमूमन हर साल इस सिक्के में कोई अलग व्यक्ति, कोई जैसे इस सिक्के में आपको जो पहला झंडा गाड़ा गया था मून में अपोलो मिशन द्वारा, उसकी भी तस्वीर मिलेगी। बहुत सारी चीजें तस्वीर मिलती हैं, अलग अलग इवेंट्स की भी तस्वीर रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई स्पेशल सिक्का निकालते, सरकार निकालती 350 रुपए का सिक्का, 500 रुपए का सिक्का, है ना, वर्ष वैसा ही कुछ है। लेकिन ध्यान रखिए, ये यूएसए देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं है, यूएसए की जो संसद है उसका सर्वोच्च सम्मान। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. जी सर। अब क्या हुआ, ये चर्चा में क्यों आया? भाई हम अमेरिका में जाके क्या कर रहे हैं? अमेरिका की संसद ने बोला यार गांधी जी को हमें ये सम्मान देना है। तो पहले तो अपन शॉक हो जाए, गांधी जी को क्या ये सम्मान नहीं मिला? गांधी को नहीं मिला? तो हाँ, गांधी को नहीं मिला। गांधी को भारत रत्न नहीं मिला, गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, गांधी को ये नहीं मिला। तो अब इनको सुध आई है कि हम गांधी को देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं गांधी को? सब आप जानते हैं कि भाई अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक रहे वो। ठीक है, तो ये अब ये गांधी जी को तो देंगे सम्मान, तो गांधी जी तो रहे नहीं,
तो जब ये सिक्का बनेगा ना तो उसमें गांधी जी की तस्वीर आएगी, तो इसलिए चर्चा में आया, ये इसलिए चर्चा में आया कि ये लोग चाह रहे हैं कि हम गांधी जी को भी सम्मान देते, और बहुत लोगों को सम्मान मिलता है। और इसमें कैटेगरी में जो वहाँ के साहित्यकार हैं, ऑथर हैं, एक्टर हैं, एंटरटेनर हैं, म्यूजिशियन, सबको मिलता है मोटे तौर पे। सिविलियन अवार्ड है, सैनिक तो अवार्ड है नहीं, वहाँ के लोगों को मिलेगा, नागरिकों को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस के नागरिक को मिलेगा, अगर ऐसा हो तो दलाई लामा को क्यों मिलता भाई, महात्मा गांधी को देने की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, ट्रंप भाई साहब जब चुनाव हार रहे थे तो उन्होंने अपनी एक रैली संबोधित की, और जहाँ पे व्हाइट हाउस है, असल में जिस तरह आपका राष्ट्रपति भवन है, कोई मुझे बताएगा राष्ट्रपति भवन किसी विशेष पहाड़ी में बसा हुआ है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? अरावली। राजसेना हिल्स। हाँ, अरावली। बढ़िया, अरावली की पूंछ है वो, अरावली की टेल है, रायसीना हिल वहां पे। ठीक है, उस तरह जो व्हाइट हाउस है जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, वो एक पहाड़ी में है, उसे कहते हैं कैपिटल हिल, कैपिटल हिल। और वहां पे दंगे हो गए, दंगे क्या हो गए थे, इनके समर्थक घुस गए थे, और वो तो बकायदा, और इस कैपिटल हिल में वहाँ का व्हाइट हाउस भी है, वहाँ की संसद भी है, सब कुछ है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे लोग पहुंच गए थे और लोगों ने तो बहुत धूमधाम मचाई थी, ट्रम्प, है ना। तो वहां पे जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने इन लोगों को रोका था, यानी उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया, बहुत सारे भीड़ में लोग घुस गए थे, पुलिस वाले कम थे, फिर भी उन्होंने अपने व्हाइट हाउस को बचाया, अपनी संसद को बचाया। तो उन लोगों को ये पुरस्कार अभी हाल में दिया गया है। ठीक है, ये लिखा है ना 6 जनवरी 2021 को ये सब कांड हुआ था यूएस कैपिटल में। तो कैपिटल एक लोकेशन का भी नाम है, एक हिल का भी नाम है, जहाँ पे आपको व्हाइट हाउस और उनकी संसद मिलेगी। तो ये बात आई है कि महात्मा गांधी को दे दिया जाए, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये न्यूज क्लियर है? तो आगे चले, रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब गांधी जी को मिल जाएगा फिर न्यूज आएगी, तब नहीं पढ़ेंगे। या ये समझ लो मोटे तौर पे कि जिस तरह देश का अपने भारत रत्न है, उस तरह उनके देश का वो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है। सिविलियन को भारत रत्न मिलता है, यहाँ पे नागरिक सम्मान है, वहां पे उनको मिलता है। अगली खबर पे चलते हैं, प्रोजेक्ट बोल्ड इन लेह। लेह तो आप जानते हैं, लेह कहाँ पड़ता है? एमपी, यूपी, राजस्थान, कहाँ है लेह? लद्दाख लद्दाख लद्दाख। लद्दाख। बहुत बढ़िया, लद्दाख में है ना। और लद्दाख को आप लोग जानते होंगे कि भैया ये रेगिस्तान है, ये डेजर्ट है, यहाँ रेगिस्तान है। लेकिन कैसा डेजर्ट है यहाँ पे? ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, रेत मतलब सिर्फ बालू नहीं होता, जिसे आप सैंड कहते हैं ना, सैंड मतलब होता है अनफर्टाइल सॉइल, यानी बंजर मिट्टी को हम रेत कहते हैं। जो मिट्टी बंजर हो जाए वो रेत हो जाएगी, वो सैंड हो जाएगी, और वो इलाका पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो लेह में रेगिस्तान है, लेकिन ठंडा रेगिस्तान है। और रेगिस्तान है इसका मतलब वहां पे फसलें नहीं होती, रेगिस्तान है इसका मतलब वहां पेड़ नहीं होंगे, वनस्पतियां नहीं होंगी, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। और जहां ये सब नहीं होगा वहां पानी भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि वहां बारिश ही नहीं। भाई रेगिस्तान मतलब बारिश नहीं हो रही, बारिश कैसे होती है? पेड़ पौधे होंगे तभी तो अट्रैक्ट करते हैं बारिश, यानी वहां पानी भी नहीं होगा, और पानी की बहुत कमी है। इसीलिए तो सोनम वांगचुक बड़े फेमस हुए थे, उन्होंने इस तरह का बर्फ का स्तूप बनाया था, सोनम वांगचुक, जिससे बर्फ पिघलती भी नहीं है और इससे वो 2-3 महीने पानी ले सकते हैं। आप लोग जानते हैं ना सोनम वांगचुक को? जी सर। Yes, sir. सैमसंग वागाडू, 3 इडियट्स वाला सोनम वांगचुक। तो अब सवाल ये आपको समझ में आ गया, लेह एक ठंडा रेगिस्तान है, वहां पानी की बहुत कमी है, लेकिन वहां भी लोग रह रहे, आबादी रह रही। तो एक हमारे पास संस्थान, इसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यानी ये, इसके नाम के आगे जो विलेज लिखा है ना, विलेज, इसका मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है। और मेन काम इसका खादी का है, लेकिन सिर्फ खादी से ऐसा नहीं कि गांव-गांव में खादी के चरखे लगाती है, खादी तो इसका मेन काम है ये, साथ में गांव को आत्मनिर्भर बनाती है, गांव को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। ठीक, लेह भी एक तरह का गांव है, कहने को जिला है, लेकिन वो वहां पे इंदौर जैसे बड़े बड़े शहर नहीं है, वो गांव का बना हुआ जिला है। तब क्या हुआ,
जो केवीआईसी है, इसने एक स्कीम चलाई, इसका नाम है बोल्ड स्कीम। देखो एक और बोल्ड स्कीम है, वही मैं बताऊंगा। इसने जो बोल्ड स्कीम चलाई, इसका फुल फॉर्म समझो। बोल्ड का मतलब है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, लैंड मतलब होती है भूमि, ओएसिस मतलब होता है पानी का भंडार, बैम्बू मतलब होता है बांस। अब ये क्या कर रहे हैं यार, ये इन लोगों ने दिमाग लगाया, केवीआईसी ने दिमाग लगाया और भारतीय आर्मी के सपोर्ट में इन लोगों ने बोला कि अगर इस रेगिस्तान में हम बांस के पेड़ लगा दें, हम बांस के पेड़ लगाते, तो बांस क्या है, बांस घास होती है, बैम्बू एक घास है, पेड़ नहीं है, घास है, और घास आप जानते हैं पेड़ों से तेज बढ़ती है। तो इन्होंने ये बोला कि जो बांस है या बैम्बू जो है, वो 3 साल के अंदर अपनी अपनी हाइट ले लेता है, 3 साल के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है, और उसकी जड़ें भी अच्छी होती हैं। तो ये क्या होता है, ये पानी को रोक सकता है। जैसे मान लीजिए लेह में पानी है, लेकिन पानी तितर बितर है, कभी कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे बांस लगा दिए तो ये तितर बितर वाले जो पानी है ना, खींच खींच के इसके नीचे आ जाएंगे। तो पहली चीज तो ये इलाका हरियाली वाला हो जाएगा, और इस जमीन में इस हिस्से में पानी आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम ट्यूबवेल लगाएंगे, बोरिंग सेट करेंगे, पंपिंग सेट लगाएंगे, तो यहाँ पानी आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब हम सूखे रेगिस्तान में, हम सूखी भूमि में बांस की मदद से पानी ला सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? रिप्लाई करो। Yes, sir. तो इन लोगों ने पिछले 3 साल इसमें काम किया और देखा और बताया कि हाँ, बांस जहां पे लगाया वहां हरियाली भी हो गई, बांस जहां पे लगाया वहां की जमीन में नमी भी आ गई, बांस जहां लगाया उसके आसपास की जमीन में पानी का लेवल ऊपर हो गया। इसका नाम है बोल्ड स्कीम। और इसको कर कौन रहा है? केवीआईसी भारतीय आर्मी के साथ कर रही है। भारतीय आर्मी यहाँ क्या कर रही है भाई? यहीं पे तो एलएसी है, चाइना बगल में खड़ा है, तो आर्मी तो रहेगी यहाँ पे। और इससे क्या होगा, लेह के लोगों को पानी मिलेगा। सोनम वांगचुक का तो जो इसे कहते हैं आइस स्तूपा जो मैंने बनाया था, वो तो अच्छा है ही है, साथ में ये भी बढ़िया चीज है। और धीमे धीमे भगवान करे 50-60 सालों में हम इस सूखे रेगिस्तान को एक अच्छी जमीन बना दें। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, जमीन का क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, और ग्रीन कवर बढ़ाएंगे। ग्रीन कवर भाई, बांस रहेगा, बांस हरियाली फैलाएगा। तो लोग, और सबसे बड़ी बात, बांस को जब काटोगे तो बांस से तो बहुत कुछ बनता है, और उससे आपको पैसा भी मिलेगा, जमीन भी बच रही, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा। तो ये सारी कहानी है। अब केवीआईसी के बारे में थोड़ा सा जान लो। 1956 में बनी है, कानून के बनी है, और ये जो है हमारी सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन काम करती है। नाम में ही क्लियर है कि हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहती है। मोस्टली खादी में काम करती है, लेकिन खादी के अलावा गांव को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ये गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देती है, उनको लोन दिलवाती है, उनको नई नई स्किल सिखवाती है। अगर वो कोई सामान बनाते हैं तो उसको बिकवाती भी है, सब कुछ करती है। मतलब ग्रामीण स्तर पे उद्योगों को बढ़ावा देने का ये काम करती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? रिप्लाई करिए। जी सर। देखिए, जो भी Yes, sir. संस्था कानून के रूप में बने, जैसे कानून मतलब लोकसभा में पास करवाया, राज्यसभा में पास करवाया, फिर आखिर साइन किया, उस संस्था को इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, हिंदी में कहते हैं वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था या बॉडी। और जो संस्था संविधान के रूप में है, संविधान में जैसे हम ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा, ट्रिब्यूनल तो संविधान में लिखा है उसके बारे में, तो ऐसी संस्थाओं को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है। इन विच मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री का नाम तो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, ऐसी संस्थाएं जैसे नीति आयोग, ना तो इसके लिए कोई कानून आया कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हुआ, और ना इसके लिए संविधान में कहीं जगह दी है, लेकिन है ये संस्था। तो ऐसी संस्थाओं को कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यकारी संस्था, या कहीं कहीं इनके नाम के आगे लिखा रहता है कि गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर, और नॉन स्टैट्यूटरी। तो नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक, या इंग्लिश में कहें नीति आयोग ऐसा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कभी कभी एग्जाम में आ रहे तो कंफ्यूज मत होना। जो भी कानून के रूप से, कानून
कानून के द्वारा उसके निर्माण हुआ है तो वो वैधानिक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी है। और अगर संविधान में जैसे यूपीएससी का बारे में तो संविधान में लिखा है तो वो एक संवैधानिक संस्था। क्लियर हुई ये बात? रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार आज तो 8 बज गए और ये खत्म ही नहीं हुआ। चलो आखिरी न्यूज से चलते हैं। नेशनल जीन बैंक के बारे में बात हो रही। जीन क्या होता है? जीन लाइफ की या जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अगर आपके पास जीन है, अगर आप देखो जीन मोटे तौर पे जीवन समझ लो आप, है ना। और जीवन एनिमल्स का भी है और प्लांट्स का भी है, ठीक है। मतलब एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी, और इनमें जीवन है, ठीक है। तो ये जो जीन होता है असल में, जैसे हम कभी कहते हैं कि सबसे छोटी इकाई, लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, है ना, सेल होती है। लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इस नाभिक के अंदर भी उसका डीएनए होता, डीएनए में मिलता है। और जो डीएनए होता है एक तरह से पेरेंटल इंफॉर्मेशन रखा रहता है, मतलब माता पिता की जो जानकारी है वो उसमें होती है कि बच्चे में क्या क्या चीजें आएंगी माता पिता से। ऐसे पेड़ों के साथ भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो अब बबूल के पेड़ से बबूल ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही रहेगा, गधा नहीं रहेगा। ये सारी बातें डीएनए में रहती है। और मोटे तौर पे डीएनए की एक इकाई होती है जीन। जीन मतलब एक तरह से अनुवांशिक आपके गुण हैं कि वो तय करते हैं कि आप क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे। तो इंसानों का भी जीन बैंक होता है, एनिमल्स का भी जीन बैंक होता है। लेकिन इंसान मतलब सॉरी प्लांट का भी जीन बैंक होता है, एनिमल्स का भी जीन बैंक होता है। एनिमल में इंसान भी आता है, प्लांट में आपके पास ही है बहुत सारे पेड़ पौधे। तो सरकार ने क्या किया, देखो दुनिया को ये पता है, ये एक तस्वीर है जीन बैंक की, इसमें जीन्स रखे हुए हैं। दुनिया को ये पता है कि जिस तरह की हम हरकत कर रहे हैं ना, जिस तरह की हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो धरती तो डूबेगी, धरती में प्रलय तो आएगा ही। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई जब भी कुछ दिक्कत हो जाए तो हमारे पास जीन्स होने चाहिए कि हम बाद में उनको फिर से बना ले, फिर से पैदा कर ले। तो दुनिया में सबसे बड़ी जीन बैंक बनाया गया नॉर्वे में, नॉर्वे के स्वालबार्ड नाम की जगह पे, उसमें लिखा है, अभी दिखाएंगे हम आपको, बताएंगे। और वहां पे हमने बहुत सारे, खासकर देखिए ह्यूमंस तो अब बच ही जाएगा, उसको गर्मी लगेगी वो एसी चला लेगा, उसको ठंडी लगेगी तो हीटर चला लेगा। मरते कौन है? पेड़ खराब होंगे, जानवर मरेंगे, मानव तो नहीं मरेगा, मानव तो मारेगा सबको। तो हमें ये पता है कि जो प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए आज आप टमाटर खाते हैं, लेकिन अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो 20 साल बाद टमाटर की खेती नहीं होगी। लेकिन आपको टमाटर खाना है तो टमाटर कैसे खाएंगे? तो आज अगर आपके पास टमाटर है तो आप उसके जीन्स अगर सहेज लें तो भविष्य में आप टमाटर उगा सकते हैं। कल को धरती छोड़ना पड़ा, हम मंगल ग्रह में टमाटर उगा लेंगे, लेकिन जीन्स तो होने चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, दुनिया भर के देशों ने बोला नहीं यार, अपन को एक संस्था बनानी पड़ेगी जो जीन्स को सिक्योर कर ले, खासकर पेड़ों के यानी प्लांट्स के जीन्स को। तो उसके लिए जो संस्था बनाई गई वो, उसका मुख्यालय कहाँ है? नॉर्वे के स्वालबार्ड में। इसमें लिखा है ये क्या, ये लिखा है। तो दुनिया भर के बड़े बड़े देश ने बोला कि ठीक है भाई, जैसे हमने बोला हमारे यहाँ अच्छा टमाटर होता है, अच्छा आम होता है, इसका जीन ले लो। किसी देश ने बोला हमारे यहाँ अच्छे पिस्ता होते हैं, बादाम होते हैं, उसका जीन ले लो। किसी ने बोला हमारे यहाँ बहुत ऊंचा ऊंचा बांस का पेड़ होता है, उसका जीन। मतलब कुल मिला के प्लांट की वेरियस वैरायटीज के हमने जीन्स को रखे हैं। कहाँ पे? स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में। वॉल्ट मतलब होता है बटुआ, वॉल्ट मतलब होता है तिजोरी, और उसमें बीज रखे हुए, बीज। ग्लोबल मतलब दुनिया भर के देशों से हमने वो लाया है। और स्वालबार्ड नाम की जगह है, ये आइलैंड नॉर्वे का। इसमें का ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स। इसमें भारत ने भी बहुत सारे सीड्स रखे हैं। और ये जो सीड्स हैं, बीज हैं, ऐसे नहीं कि पन्नी में बांध के रखे हैं, इनको बहुत ही कम टेम्परेचर में, क्रायोजेनिक टेम्परेचर में रखा गया है कि सालों साल 10 और 20 25 30 साल भी ये वैसे ही वैसे रहेंगे, और जब निकालेंगे तो उसका यूज कर लेंगे। हमने अपने भारत में भी ऐसा सीड वॉल्ट बनाया है, लेकिन भारत में कहाँ बनाएंगे? जहाँ बहुत ठंडक होगी। तो हमने एक जगह चूज की, चांगला लद्दाख में। वहां पे हमने भारत का सीड वॉल्ट बनाया है कि हमने भी अपनी अच्छी अच्छी वैरायटीज के, गेहूं के, चावल के, टमाटर के, आलू के, बादाम के बीज रखे हैं कि भाई हमने चांगला लद्दाख में रखे।
और इन सबको जो कंट्रोल कर रही है उस संस्था का नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरह के जीन बैंक बने, एक एनिमल के भी बने हैं, एक प्लांट के भी बने हैं, लेकिन इसको जो संभालती संस्था उसका नाम यही है, करनाल हरियाणा में है, और ये ICAR के अधीन काम करती है। तो ये जो सारी कहानी चल रही है ना अभी क्या न्यूज़ थी कि भैया नेशनल जीन बैंक के बारे में है, तो मैंने आपको ये बताया कि विश्व स्तर में भी एक जीन बैंक बना है जो कि स्वालबार्ड कहाँ पे है, नॉर्वे में। उसमें भारत ने भी अपने बीज दिए हैं, यानी कल को धरती छोड़ के मंगल ग्रह जाएंगे तो जब आलू उगाएंगे तो भारत को ही मिलेगा आलू कि लो तुम भी खा लो, धरती तो बर्बाद करके आ गए। ठीक है, तो नेशनल जीन बैंक जो है देश में हमने कई जगह बनाए हैं, एक तो हमने चांगला दिखा दिया, एक नेशनल जीन बैंक बना है पूसा नई दिल्ली में। तो ये सब चीजें हैं, ये सब है ना। आपको जानना क्या है कि हमारे देश में 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी और हम इसको भविष्य में फ्यूचर जनरेशंस के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज के रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम बर्बाद करेंगे इस धरती को, तो क्या पता बहुत सी सब्जियां, बहुत से पेड़ गायब हो जाएं, तो उनको वापस बनाने के लिए जीन बैंक की, देखो यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर -170 से -196 की डिग्री में रखा है। ये सब चीजें ज्यादा अंदर नहीं घुसना, बस ये जान लो कि एक नॉर्वे में ग्लोबल सीड वर्ल्ड बना है, भारत में चांगला में बना है, पूसा नोएडा में है, करनाल हरियाणा में जीन बैंक बने हुए हैं, और ये सब ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन काम करते हैं। ठीक है, चलो भाई अब बताओ, इनका जवाब दे दो फटाफट। अच्छा मैं एक चीज और यार, मैंने आप लोगों को बोला एक और बोल्ड है, वो मैंने आपको बताया नहीं, आपने याद नहीं दिलाया। जो हमारी बांग्लादेश की बॉर्डर है, मैं ये बांग्लादेश बना देता हूँ ऐसा, है ना, और बांग्लादेश की बॉर्डर कितनी है, 4096 किलोमीटर की, और इसमें BSF खड़ी है, BSF। कौन खड़ी है यहाँ पे, BSF। असल में पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसमें BSF थी, तो पहले ये भी पाकिस्तान था, तो आज BSF बांग्लादेश की बॉर्डर भी गार्ड कर रही है और इधर पाकिस्तान वाली भी गार्ड कर रही है। तो ये जो बांग्लादेश वाली बॉर्डर है, यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, भारत में घुस जाते हैं। तो एक हमने बोल्ड QIT नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया है, बोल्ड QIT। क्या नाम है, बोल्ड QIT। और ये हमने इसलिए चलाया है कि इसका वैसे नाम है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली फेंसिंग क्विक रिस्पॉन्स टीम, ऐसा कुछ है इसका नाम। मोटे तौर पे इसका अर्थ क्या है कि हम यहाँ पे जो ये जो तारे लगाएंगे ना, तार जो फेंसिंग करेंगे, इस फेंसिंग में हम करंट दौड़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इसकी फेंसिंग करेंगे, करंट भी दौड़ेगा, और यहाँ पे सेंसर लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे, कोई भी आए जाएगा ना तो हम पहले तो वो करंट से लग जाए, उसको बेहोश हो जाए, और अगर फिर भी निकल रहा है तो कैमरा उसकी फोटो खींच ले। तो बोल्ड QIT एक प्रोग्राम है जो हम अपनी बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड करने के लिए कर रहे हैं, और इसमें काम कौन कर रहा है, BSF कर रही है। तो बोल्ड QIT बॉर्डर मैनेजमेंट में काम आएगा, सिर्फ बोल्ड लद्दाख में, लेह में जो हो रहा है उसमें काम आएगा। क्लियर हो गया बोल्ड QIT क्या है? Yes, sir. अच्छा, एक Yes, sir. बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये सिंगापुर के साथ हम करते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र। देखो तो बोल्ड बोल्ड नाम कई बार मिलेगा। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो सिंगापुर और भारत करते हैं, कभी कभी करता है। चलो अब ये बोल्ड न्यूज में था, ये क्या है, ये किसके अधीन काम कर रहा है? इसके बारे में बताइए। ABIC के पहला बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसमें जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, अधोसंरचना बनाई जाएगी। दोनों गलत है सर। अब पूछा है निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम कर रहा है? तो ये तो यस है, तभी तो आर्मी आई है काम करने, नहीं तो आर्मी क्यों आती फ्री में। देखो मैंने बोला KVIC मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अधीन काम करती है, लेकिन लेह में तो मैंने बोला ना इंडियन आर्मी के साथ काम कर रही है, तो यहाँ पे डिफेंस तो आएगा कि इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसमें हम क्या इंफ्रा बना रहे हैं क्या? नहीं भाई, इसमें तो हम बायोडायवर्सिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें तो हम खेती कर रहे हैं, इसमें तो हम वाटर लेवल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाला कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे एनवायरमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दो कैसे सही होगा? क्या आप यहाँ पे इंफ्रा बना रहे हो क्या? यहाँ पे रोड बना रहे हो, घर बना रहे हो, बिल्डिंग हॉस्टल बना रहे हो क्या? हम तो यहाँ पे बैम्बू यार बांस गाड़ रहे हैं ना। क्लियर हो रहा है सवाल? रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो अगला वाला बताओ, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या चीज गलत है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। पहला बोल रहा है फोर्टिफिकेशन हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, खाने वाले मतलब जो चीज को हम खाते हैं उसमें हम फोर्टिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और उस खाने को हम डेली यूज में उपयोग भी कर सकते हैं, और उस खाने को खाते वक्त या खाने से हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक हैबिट में कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी विदाउट मेरी दैनिक खाने की आदतों में कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब मैं जो चावल खाऊंगा मुझे उसके स्वाद में कोई अंतर मालूम नहीं चलेगा, लेकिन वो फूड फोर्टिफिकेशन वाला होगा। तो बिल्कुल सही बात है, हमें खाने में कोई अंतर नहीं दिखेगा कि हमारा खाना बदल गया, स्वाद बदल गया। दूसरा कह रहा है फोर्टिफिकेशन किसी भी तरह के टेस्ट, एरोमा, टेक्सचर और अपीयरेंस को चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब 100 चावल के दाने में एक दाना फोर्टिफाई है तो कैसे चावल का स्वाद बदल जाएगा, ये भी सही है। तीसरा लिखा है इफ कंज्यूम्ड ऑन रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट बेसिस फोर्टिफाइड फूड विल रिड्यूस बॉडी स्टोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहा है अगर हम इसको रेगुलर और जल्दी जल्दी खाएंगे इस तरह का खाना, तो वे हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कम कर देगा, लिखा है रिड्यूस कर देगा। ये हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण तत्व है उसको कम कर देगा। तो क्या ये कम करेगा, क्या ये रिड्यूस करेगा कि इंक्रीज करेगा? रिप्लाई करिए। इंक्रीज करेगा। तो यहाँ तो रिड्यूस लिखा हुआ है। और चौथा है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी। बिल्कुल कम आएगी यार, 100 दाने में एक दाना को तो सुधारना है ना, 100 चावल के दाने में एक दाना चेंज करना है तो कॉस्ट तो कम आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गलत, तो ये सी स्टेटमेंट गलत है। भाई इसको खाओगे, रोज खाओगे तो आपके शरीर में पोषण की मात्रा बढ़ेगी ना कि कम होगी। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।